सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो मतलब कि वैल्यू एडेड मेथड है, जो हमारे पास मूल्य वृद्धि विधि है, हमने इसके ना भाई कुछ क्वेश्चंस वगैरह किए थे। ठीक है, मतलब कुछ का एक क्वेश्चन किया था हमने। आज ना कुछ क्वेश्चंस और करवा रहा हूँ जिसमें हम कुछ और टर्म्स वगैरह देखेंगे कि हम मतलब कि ना हमें जीएनपी से जहाँ भी हमें जाना हो उस तक जाएंगे। ठीक है, देखिए हर एक टाइप के क्वेश्चंस आज एक बार ट्राई कर लेंगे, फिर हम आएंगे उसके अगले मेथड पे जो हमारे पास है इनकम मेथड। बताया मैं 3 टाइप के मेथड हैं। जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 टाइप के मेथड होते हैं। ठीक है, पहला मेरे पास क्या था, वैल्यू एडिड। ठीक, फिर मेरे पास है इनकम, और तीसरे मेरे पास क्या एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात बोलूँ, मूल्य वृद्धि विधि। ठीक है, और दूसरे नंबर पर मेरे पास है आय विधि, और जो तीसरा मेरे पास है वो है व्यय विधि। तो मेरे पास टोटल मेथड कितने भाई मेरे पे 3 मेथड है टोटल। तीनों के 3 मेथड में से हमने फर्स्ट के जो कंसेप्ट है वो समझ लिए, उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक, अब सुनो सबसे पहले। अच्छा, तुम सबको वो तो पता है ना नेट से उस पर कैसे कैसे करे जाते हैं, ये बातें बताएं भाई। एक बात में ना जो सबको दिक्कत रहती है वो समझा रहा हूँ। हमारे पास जो नफिया पता है सबको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, तुम्हें पता है लिखा हुआ है तो पता नहीं है। चलो सुनो भाई, हम बात करते हैं NFIA की। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, जिसके बारे में अगर हम बोलें तो मेरे पास इसका मतलब क्या हो जाता है कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। इसका मतलब ये होता है कि वैसे उस दिन वाला एग्जाम्पल सबको मैंने बताया कि हमारे देश में जो कमाया उस देश में जो कमाया। ठीक है, जिसने भाई नहीं दिखाई वो वीडियो कवर करना है उसकी। सुनो, मैं ना इसमें तुम्हें कुछ तुम्हारे जो डाउट है वो क्लियर करता हूँ। तुम्हें मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे पास जीडीपी है, अगर जीडीपी मान लो मैं एमपी पे लेके चल रहा हूँ। ठीक, मेरे पास जीडीपी एट एमपी है, इसका मतलब मेरे पास बाजार कीमत पे सकल घरेलू आय है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है। इसका मतलब पता है सबको, फुल फॉर्म बताइए, मैंने और कुछ नहीं किया है। तो अगर इसमें मैं नफिया को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें नफिया को ऐड करता हूँ, हम कहाँ पहुँच जाते हैं भाई, हम इसमें पहुँच जाते हैं NDP एट MP, यहीं तो पहुँचते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसमें नफिया ऐड कर दूं तो हम कहाँ पहुँच जाते हैं भाई, NDP एट MP पहुँच जाएंगे। मतलब कि जो मेरे पास जो, एक मिनट क्या बोलता हूँ अभी, GNP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। ये बातें पता लग रही है? अब सुनो भाई, हम ना इसमें जो नफिया है, नफिया सबको पता कैसे निकालते हैं, जो उस देश की इनकम है हमारे देश की इनकम में जो दोनों का डिफरेंस होता है उसको लेके चलते हैं। ठीक, सिंपल सी बात बोलूँ, जो दूसरे देश से जो हमने कमाया है वो, और जो हमारे देश से जो चला गया वो। ठीक है, अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना तो मेरे पास क्या आता है, नफिया आता है। ठीक, अब नफिया 3 तरीके से हो सकता है। मेरे पास ये जो नफिया है 3 तरीके से हो सकता है। पहला मेरे पास पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, दूसरा मेरे पास 0 हो सकता है, और तीसरा नेगेटिव। अच्छा मेरे को ये बताओ, ये कितने रुपए लिखे हुए हैं? माइनस का 100 है। ठीक है, पता है सबको ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है। तो जब भी तुम क्वेश्चन वगैरह करोगे ना, अगर कभी गलती से तुम्हारा जो नफिया ब्रैकेट के अंदर आ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, वही कॉमन सेंस लगाना है कि नेगेटिव में है वो। ठीक, होता कैसे, एक तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा, एक 0 होगा, एक नेगेटिव। ठीक है, बातें तो लगी। तुम्हें करना क्या है, मेरे पास पॉजिटिव कब होगा, मेरे पास जो पॉजिटिव है वो कब होगा, जब दूसरे देश की जो इनकम है ना, मतलब कि हमारे देश के लोगों ने जो दूसरे देश से पैसा कमाया है वो ज़्यादा है। ठीक, और दूसरे देश के लोगों ने जो हमारे देश से पैसा कमाया वो कम है। ये किसको समझ में नहीं आया बताओ एक बार, आया सबको पक्का? मैंने बस इतना बोला है कि पॉजिटिव कब होगा। अच्छा, मैंने इसमें वही अमेरिका और इंडिया लेके चल रहा हूँ, अमेरिका और इंडिया। जब इंडिया वालों ने ज़्यादा कमाया है दूसरे देश से, ठीक है, इंडिया ने ज़्यादा कमाया है अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो अमेरिका और इंडिया दोनों ने बराबर बराबर कमाया था।
ठीक, हुआ ऐसा होगा जैसे पहले मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, इसमें क्या बात हुई होगी भाई, इसके अंदर ऐसा देखा गया होगा हमारे देश के लोगों ने अमेरिका से कमाए हैं मान लो 5 लाख रुपए, मान लो कितने कमाए भाई, 5 लाख रुपए कमाए हैं, लेकिन अदर कंट्री के लोगों ने, जो अमेरिका है ना, उसने हमारी कंट्री से कमाया सिर्फ 3 लाख रुपए। ठीक, डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, 2 लाख का डिफरेंस है, तो नफे कितना हो गया हमारे पास, 2 लाख का। ये बातें पता लगी, ठीक है। फिर अगर दूसरे केस की बात कर दे, जो मेरे पास पहला केस तो ये हो गया, जो मेरे पास दूसरा केस है वो इस तरीके से आ जाए कि अगर हमारे देश के लोगों ने जो अदर कंट्री से जो पैसे कमाए हैं वो 5 लाख हैं, और अदर कंट्री वाले लोगों ने हमारे देश से जो पैसे कमाए वो भी 5 लाख है। बात समझ में आई? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0, दोनों का अंतर 0 हो गया ना, 5 लाख कमाया, 5 लाख लेके चले गए तो 0 हो गया। ठीक है, बातें तो लगी। तो ये हमारा दूसरा केस है। तीसरा केस क्या हो सकता है, जो तीसरा केस है ना भाई, वो मेरे पास ये है कि हमारी कंट्री के लोगों ने जो दूसरे देश से कमाया वो कमाया 2 लाख रुपए। ठीक है, हमारी कंट्री के लोगों ने अदर कंट्री से जो पैसे कमाए वो कमाए हैं 2 लाख रुपए, और जो अदर कंट्री के लोगों ने हमारे देश से जो पैसे कमाए हैं वो मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, अब बताओ कितने का अंतर है, कितने का, तू कितना बोलता अभी, चल फिर ठीक है, मुझे 1 लाख कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास अमेरिका वालों ने ज़्यादा कमाया है और इंडिया वालों ने कम कमाया है। तो मैं सारी बातें पता लगी। देखो अपना जिसका दिमाग बहुत कमज़ोर चलता है, बहुत ही मतलब वीक दिमाग है जिसका, उसके लिए मैं छोटी सी बातें बता रहा हूँ। मैं मान के चलो कि मेरे पास जो GDP एट MP है वो मेरे पे है 100, कितना है भाई, 100 है। अगर नफिया प्लस में है, ठीक है, तो मान लो मेरे पास 10 है, तो कितना आ गया मेरे पास है 110। ये कितने का आ गया, 110। पहली बात पता लगी। अगर प्लस हुआ तो नॉर्मल कर दोगे इसको। ठीक, फिर दूसरा, इसको बता दिया मैंने, अब 0 वाला बता रहा हूँ। 0 ऐड करेंगे, मेरे पास पहुँच गए। ठीक है, समझ आई बात। देखो इसको आगे समझ में बात, इसको बात समझ में आ गई। ठीक है, ये बातें पता लग रही है, ये 100 है मेरे पे। फिर अगली बात करते हैं, अगर मेरे पास नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, ये 2 बात समझ में आ गई। ठीक है, जो तीसरी बात है मेरे पास, अगर नेगेटिव हुआ तो क्या करते हैं। नेगेटिव मेरे पास क्या आएगा, वो ऐसा लिखा होगा -20। ये माइनस लगा नहीं होगा, वैसे ब्रैकेट में 20 होगा बस। ठीक है, अगर लगा भी होगा तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि हमें इसका मतलब पता है। ठीक, इकोनॉमिक्स में माइनस का मतलब हमारे पास ब्रैकेट का मतलब क्या, माइनस होता है, और मैथमेटिक्स में क्या होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब सुनो, तो 100 में से 20, इसका मतलब क्या, वैसे यहाँ पे मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 100 में से 20 गया, कितना बच गया, 80। ठीक है, ये बातें पता लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। भाई देखो, जिसको ना मैं सिर्फ इस वाले पॉइंट को समझाने के लिए मैंने सारी बातें बताई थी, और कोई पर्पस नहीं था इसके पीछे। ठीक, कि अगर कभी माइनस में आ जाता है, इन दैट केस क्या करते हैं, ये सारी बातें पता लगी सबको। अभी भी किसी को दिक्कत है बताओ, मैं सारा का सारा दोबारा रिवाइज करा दूंगा। नहीं है फिर किसी को, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूँ एक, सुनो भाई। सिर्फ आज ये हमारे पास ना ये जो मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, ये लास्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से इनकम मेथड को चालू करेंगे। ठीक, जो मेरे पास आय विधि है उसको चालू करेंगे। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन मेरे पास है कि भाई एक फर्म है X। ठीक है, चलो मैं ABC ले रहा हूँ। मेरे पास एक फर्म है A, एक फर्म मेरे पास A है, दूसरी है B और तीसरी है C। बात समझ आ रही है? 3 फर्म है बस, A, B और C, 3 फर्म है टोटल। तो A की जो परचेज है, A परचेज फ्रॉम B, A ने B से जो परचेज किया है वो 10,000 रुपये का किया है, और 20 परचेज
फ्रॉम ए एंड सी, जो बी ने परचेज किया ना ए और सी से, ठीक है, वो क्या है मान लो 50,000 रुपए का, ठीक। और जो सी परचेज फ्रॉम ए एंड बी, भाई इसकी हिंदी समझ में आ रही है? हिंदी इसके मेरे पास सिंपल सी है कि ए ने बी से सामान खरीदा 10,000 रुपए का, ठीक है, ए ने बी से सामान खरीदा है 10,000 रुपए का, और लिख दे रहा हूं चलो, ए द्वारा बी से खरीद, ठीक। और दूसरा मेरे पास है बी द्वारा ए तथा सी से खरीद, और जो तीसरा है मेरे पास वो है सी द्वारा ए तथा बी से खरीद। तो यहाँ मान लो मेरे पास है 40,000 रुपये। पहले ये वाली बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ भाई, ये सिर्फ परचेज की बात बताई मैंने, ठीक। अगली बात जो तुम्हें बता रहा हूँ वो मेरे पास है हाँ भाई, फिर अगला मेरे पास है ए बी और सी, फिर दोबारा ए बी और सी है। इनका जो मेरे पास इज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, जो ए की प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो मेरे पास मान लो 1 लाख, फिर बीस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वो मेरे पास है 4 लाख, फिर सीज वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट वो मेरे पास है 3 लाख, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सिंपल से बोलूँगा ए के उत्पाद का मूल्य, फिर यहाँ पे बी के उत्पाद का मूल्य, फिर सी के उत्पाद का मूल्य, ठीक है। ये बातें पता लग रही है? हाँ भाई, मैंने भी सिर्फ नॉर्मल इतना क्वेश्चन लिखा है। अब भाई यहाँ जो मेरे पास तुम्हें ये समझना वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इसका मतलब पता लग रहा है किसी को? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट या फिर जो उत्पाद का मूल्य, इसका मतलब मेरे पास सेलिंग कॉस्ट होती है, सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं इसको, कि भाई एक्चुअल में प्राइस क्या है मेरे पास। मान लो मेरा मार्कर है, ठीक है, अगर मैं इस मार्कर को बेचता हूँ तो इसकी कॉस्ट क्या होगी, मैं इसको अगर बेच रहा हूँ ना तो बेचते टाइम इसकी लागत क्या होगी, मैं पूछ रहा हूँ, बातें तो लगी। तो ये मेरे पास वही लिखा हुआ है, नॉर्मल सी बात बोलो, सेलिंग कॉस्ट है ये, मतलब सेलिंग प्राइस है, अब बिक्री वाली कीमत है, ठीक भाई। क्या समझ चलना मेरे पास, ये सेल प्राइस है, बिक्री की कीमत, ये बिक्री कीमत है मेरे पास, इतना समझ के चलो अभी। उसके बाद भाई अब मैं बता रहा हूँ कि इन तीनों ने टैक्स पे किया, क्या क्या इन तीनों ने टैक्स पे किया है। तो टैक्स पेड बाय ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी और सी है, तीनों ने टैक्स पे किया है। अब भाई ये जो मेरे पास टैक्स है ना, वो मान के चल लो हाँ भाई, ये मेरे पास है 50,000 रुपये, ठीक है, तीनों ने कितना टैक्स पे किया भाई, 50,000 रुपये। फिर जाके नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा ये पता लग रहा है, ए बी तथा सी द्वारा कर का भुगतान। इन बातों में दिक्कत है किसी को? फिर
भाई नेक्स्ट मेरे पास है, अच्छा पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो क्वेश्चन से इतना लिखा हुआ है, हमें निकालना है वैल्यू एडिड। क्या निकालना है मुझे इसमें? वैल्यू एडिड निकालना है। और जो मुझे वैल्यू एडिड मैं बोल रहा हूँ, अब मैं इसको वैल्यू एडिड नहीं बोलूँगा, मतलब कि मैंने क्या बोला कि मेरे पास देखो जो अभी मैं निकाल रहा हूँ वो GDP एट MP निकालना है मेरे को। क्या निकालना है मेरे को? GDP एट MP निकालना है। तो मुझे ये बताओ कि GDP एट MP निकालने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? GDP एट MP निकालने के लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखवाया था, कभी रिवाइज नहीं करना होता है। सुनो, अगर मेरे पास, अच्छा कितनी चीज़ें मेरे पास? सिर्फ 3 चीज़ें मेरे पास। इसको करने के 2 तरीके हैं। मैं पहले A का अलग निकाल दूँ, B का अलग निकाल दूँ, C का अलग निकाल दूँ। पहला ये पॉसिबल है, ठीक। अगला है तीनों का साथ में निकाल दो। बात पता लगी? देखो जो A है उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, जो उसके पास जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका उत्पाद है, उसकी वैल्यू मेरे पास तीनों की यहाँ पे रखी ना, ABC की। तो पहले मैं ऐड कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मेरे पास उत्पाद का मूल्य है। उत्पाद का मूल्य, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई कितना कितना है? A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा? 10,000 प्लस 50,000 40,000 कितना आएगा भाई? 1 लाख। 1 लाख आ रहा है। फिर अब भाई मुझे, एक मिनट, ये क्या कर दिया मैंने? ऊपर का नाम लिख दिया है, वो परचेज है भाई। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास 1 लाख, यहाँ पे 4 लाख, और फिर प्लस में 3 लाख। तो 4 3 7 और 1 8, भाई 8 लाख आ रहा है। जो मेरे पास वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, उत्पाद का जो मूल्य है, तीनों का जब मैंने ऐड किया तो 1 लाख, 4 लाख, 3 लाख, टोटल कितना है मेरे पास? 8 लाख आ रहा है। फिर ये मेरे पास क्या है? सेलिंग प्राइस बोल सकता हूँ। अगर सेलिंग प्राइस में से, जो मेरा सेलिंग प्राइस है, अगर इस सेलिंग प्राइस में से जितने ही मेरे पास जो कॉस्ट है, ठीक है, अगर मैं उसको माइनस कर दूँ, हाँ भाई, जो मेरे पास जितना, ये मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गया ना, जितने का मैं इसको बेचूंगा वही तो है। मैंने बोला वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, तो मतलब मार्केट में बेचने वाली वैल्यू बोलूँगा ना मैं इसको, ठीक है। तो मेरी बात पता करिए, मैं तुम्हें क्या बताया था, जब भी हम GDP निकालते हैं, कौन से मेथड से? वैल्यू एडिड मेथड। जो मेरे पास मूल्य वृद्धि विधि है, अगर हमसे कभी भी GDP निकालते हैं, किस पर निकलता है? साफ सुन गया, MP पे निकलता है, ठीक है। वैसे किसको नहीं पता था ये? सब बोलोगे पता था। अच्छा तुम ईमानदार हो यार। सुनो, तो ये वाली बातें तो लगी। 8 लाख निकल के आ गए मेरे पास। इस 8 लाख में से जो मैंने सामान खरीद के लगाया है, अगर इसको मैं माइनस कर दूं, बात समझ आ रही है? इस 8 लाख में से अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, जो मेरे पास परचेज किया मैंने, A प्लस B प्लस C, इन तीनों की परचेज, इनकी जो खरीद है, अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो कितना है भाई मेरे पास? 1 लाख है टोटल। पता लग रहा है कैसे? 10,000 प्लस 50,000 और प्लस 40,000, कितना आ गया भाई मेरे पास? यहाँ पे 1 लाख आ रहा है। ये जो 1 लाख मेरे पास है, अगर इसमें से माइनस कर दूं तो 7 लाख आ गया। हाँ भाई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? ये मेरे पास क्या आ जाएगा? GDP एट MP आ गया, निकाल दिया मैंने इसको। क्या बोलूँगा इसे मैं? नॉर्मल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मतलब कि बाजार
कीमत पर सकल घरेलू आय। इन बातों में बताओ सबसे बड़ा दिक्कत किसको, सिर्फ यहां तक की बात बताओ, इसमें दिक्कत अगर किसी को हो तो, इसमें किसी को नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखना है, क्या लिखेंगे हम, GDP एट MP, ये लिखेंगे, ठीक है। अब भाई अगर मैं यहां से कहीं भी जाना चाहूँ ना, एक बार मैंने GDP एट MP निकाल लिया, बात समझ में आ रही है, एक बार मैंने GDP एट MP अगर निकाल लिया है ना, तो भाई यहाँ पता क्या होगा, मैं इससे कुछ भी निकाल सकता हूँ, जो मैं चाहूँ वो निकाल सकता हूँ। बस तुम्हारे क्या भाई कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। कौन कौन से कंसेप्ट, सबसे पहला मतलब कि जो भी फॉर्मूला लिखवाया मैंने, सकल से शुद्ध पे, शुद्ध से सकल पे, मतलब कि ग्रॉस से नेट पे और नेट से ग्रॉस पे, पहली वाली बात हो गई। दूसरा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, इसका मतलब हिंदी में वही है, बाजार कीमत से कारक लागत और कारक लागत से बाजार कीमत, ये बातें पता लगी। और फिर मेरे पास जो ग्रॉस है, ग्रॉस चले गए ना, हाँ चले गए, और क्या, हाँ नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, मतलब कि सिंपल सी बात बोले, राष्ट्रीय से घरेलू और घरेलू से राष्ट्रीय। अगर तुम्हें ये सारी बातें पता लग जाती हैं, मतलब कि अगर तुम इसको निकालने में पूरे सफल हो, तो कर पा रहे हो अगर, तो समझो भाई सफल हो, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको बताना मैं क्या करूँगा उसके साथ। मान लो सिर्फ मैंने इतना निकाला है, अभी मेरे पास ये नहीं निकला, सिर्फ मैंने इतना निकाल दिया, ठीक। मुझे बताओ कि अच्छा भाई समझो मैंने नीचे वाला किया नहीं है, यहाँ देखो फोकस बोलो, अच्छा 7 लाख पहले मैंने क्या लिखा था वैसे, पहले भी 70,000 था, हाँ फिर ठीक है। यहाँ देखो भाई, सबसे पहले ये मान लो कि मैंने इसको नहीं लिखा है, इसको मैंने अभी नहीं लिखा हुआ है, तो अब ना मैं देखो सिर्फ मैंने सिर्फ 2 चीज़ लिखी है, एक ये और एक ये, सिर्फ 2 चीज़ लिखी है मैंने। अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, बताना भाई उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहला मेरे पास ये है, पहला बोल दूँ, जो मेरे पास इंटरमीडिएट परचेज है, मध्यवर्ती उपभोग है, ठीक है, बस हमारी फिर बोल दूंगा मैं इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसको बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग, ठीक। इसका हम इसके साथ क्या करेंगे, सुनो पहले समझते हैं। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब क्या होता है, मध्यवर्ती उपभोग का मतलब क्या होता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए, उसके अंदर जो जो सामान लगाए जा रहे हैं ना, ठीक, उसके अंदर जो सामान लगाए जा रहे हैं उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग बोलते हैं इसको। ये बातें पता लगी, पहले बता चुका ना, पहले बताइए मैंने, फिर सुनो। तो क्या करेंगे बताओ उसके साथ, इतने रुपए का सामान था, 8 लाख रुपए का, उसमें से इतने रुपए की मैंने कुछ ना कुछ परचेज किया है, कुछ ना कुछ खरीदा है मैंने, ठीक है। फिर मैंने बीच का सामान खरीदा, मैंने बोला इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, बात समझ आई, इंटरमीडिएट कंजप्शन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यवर्ती उपभोग। मध्यवर्ती उपभोग का मतलब क्या है भाई, कि जितने का सामान मैं इसके बीच में लगाया। तो मैं ऐसा कुछ लग रहा है क्या 1 लाख का सामान बना के मैं 8 लाख का सामान बना दूंगा, वैसे देखो होता है किसी किसी केस में, लेकिन हर एक केस में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे बताओ मैंने कितने रुपए का बढ़ाया होगा, 1 लाख रुपए तो यहाँ हो गए, ठीक, 1 लाख रुपए पहले मेरे पास यहाँ पे आ गए। फिर मैं अगला बता रहा हूँ, जो मेरे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन है, जो मध्यवर्ती उपभोग है, उसका भी तो कुछ ना कुछ लगा होगा। मान लो 2 लाख रुपए का है वो, ठीक। तो टोटल जो मेरा सामान लगा है कितने रुपए का लगा है भाई, 3 लाख का। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इस 2 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, सिंपल सी बात है। देखो 8 लाख का सामान था, 8 लाख के सामान में से 1 लाख का सामान पहले हटा दिया मैंने और क्या लगाया उसके बीच में, 2 लाख का सामान और लगाया ना। तो अब बताओ मैंने कितने रुपए की वैल्यू बढ़ाई है, 3 लाख का सामान लगाया और कितना बढ़ा दिया मैंने, 5 लाख बढ़ा दिया। 3 लाख का सामान लगाया ना मैंने, 1 लाख प्लस 2 लाख। भाई कंफ्यूज कौन हो रहा है बताओ पहले, सुनो मैं सिंपल से बस एक बात बता रहा हूँ। मैंने बोला 8 लाख का सामान था, उस 8 लाख का सामान था कि जो 8 लाख का सामान मैं बेचने वाला जो बना रहा हूँ ना, उसमें पहले मैंने 1 लाख रुपए खरीद करी थी, फिर मैंने दोबारा से 2 लाख रुपए खरीद करी है बस।
और जो दोबारा मैं 2 लाख की खरीद करी ना, उसका नाम क्या है? मध्यवर्ती उपभोग है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब क्लियर है? अभी भी है कोई? सुनो, तो ये वाली बात तो लगे, हम क्या करेंगे इसका, जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, क्या करेंगे इसके साथ? भाई थोड़ा पिछले नोट्स ना पढ़ा करो घर पर जाके, रोज में उठा के आते हो। सुनो, उसके बाद मेरे पास अगला है हाँ भाई, इस वर्ड का मतलब किसको, अच्छा ये सारी बात क्लियर है? देखो इसमें ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस तो मैंने 3 सेक्टर 4 सेक्टर मतलब 3-4 नाम दे देंगे और कुछ नहीं है। तुम्हारे बुक में एक क्वेश्चन है जो तुम्हारी जो ये TR जैन वाली जो बुक है, हाँ TR जैन वाली जो बुक है, इसमें हिंदी वालों के पास है एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 97 पे, ठीक। और हाँ थोड़ा आगे 107 पे ना, हाँ भाई पेज नंबर 107 पे नई वाली बुक में। और जो इंग्लिश वाली जो बुक है उनमें है पेज नंबर 97, पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन है भाई, इसको कर लेना। ये क्वेश्चन इस तरीके से है, ठीक है। ये बातें तो लगी। अब मैं तुम्हें ना दोबारा से कुछ वर्ड्स का मतलब बता रहा हूँ, फिर ये टॉपिक तुम्हारा खत्म है। इन बातों में दिक्कत नहीं है किसी को? सुनो, और भाई सब ना इकोनॉमिक्स के जितने भी नोट्स हैं अपनी फेयर कॉपी में चेक करवाएगा मेरे को, सब अपनी फेयर कॉपी में अपने नोट्स चेक करवाएंगे इन नेक्स्ट क्लास। सुनो, अब मैं तुम्हें ना कुछ वर्ड्स का मतलब और बता रहा हूँ। पहले मैंने नफिया बता दिया, क्या था नफिया से क्या होता पता लग गया। फिर मैं तुम्हें अगला बताया इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, जो मेरे पास मध्यवर्ती उपभोग है, इसका मतलब मैंने बता दिया। तीसरी बात मेरे पास है कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, ठीक है। क्या बता रहा हूँ भाई मैं? कंजप्शन ऑफ कैपिटल गुड्स है मेरे पास, या फिर इसको बोलते हैं कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसको बोलते हैं स्थिर पूंजी का उपभोग। हाँ भाई, जो मेरे पास कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, जो स्थिर पूंजी का उपभोग है, इसके बारे में हम बात करते हैं। किसको पता है इसके बारे में? क्या इसका छोटा सा नाम बताया कोई? सारा गुल कर रखा है, डेप्रिसिएशन है भाई। क्या है मेरे पास है? डेप्रिसिएशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मूल्य ह्रास, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? मतलब कि सकल से नेट, मतलब कि शुद्ध पे जाने के लिए क्या करते हैं हम? ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है, ठीक, तो माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास को, ठीक है। और अगर इसका उल्टा हुआ तो प्लस कर देंगे। तो अगर मुझे कभी भी नेट से, मतलब कि शुद्ध से अगर मुझे जाना है यहाँ पे सकल पे, ग्रॉस पे, तो क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को हम क्या करेंगे भाई? प्लस कर देंगे। इन बातों में दिक्कत किसको लग रही है अभी भी? इसके बारे में सारी बातें क्लियर। मैंने तुम्हें नफिया बता दिया, ठीक है, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, कि कभी भी अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, बात समझ आ रही? क्या बोला, दोबारा सुन लो एक बार। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो ऐड कर देंगे, नेशनल से डोमेस्टिक पे आना तो माइनस कर देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर घरेलू आय से हमें विदेशी आय पे पहुंचना है, या फिर जिसको हम राष्ट्रीय आय पे बोलते हैं, तो उस टाइम हमें प्लस करना होता है नफिया को, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को उस टाइम प्लस करना होता है। और अगर हमें राष्ट्रीय आय से घरेलू आय पे पहुंचना है तो क्या करना होता है? उस टाइम माइनस करना होता है। ये बातें पता लग रही है?
अब सुनो भाई, तो मैं इसके बारे में पता लग गया। नेक्स्ट मेरे पास है भाई सब ये निकाल लोगे। अगर मैं बोलूँ नफिया निकालने के लिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल लोगे पक्का? ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, निकालना उसे। नफिया निकालना, ठीक है। पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर, पहला इंग्लिश वाला लिख लो। पहला मेरे पास है फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द residents from rest of the world, अमाउंट डालो उसमें 1 लाख। दूसरा पॉइंट लिखो फैक्टर इनकम पेड टू, दूसरा पॉइंट है फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट्स। हो गया भाई, निकालो नफिया, लिखो हिंदी में। और सेकंड का अमाउंट 80,000 भाई, 80,000 है। हाँ भाई, जो मेरे पास हिंदी में लिखो शेष विश्व से निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय। भाई देखो, निवासी लिखा हो या फिर सामान्य निवासी, बात वही पड़ती है, ठीक है। निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय 1 लाख। सेकंड पॉइंट, गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय 80,000, 80,000। किसका आंसर आ गया? कितना है? क्या है? 20 नहीं, 20,000 क्या प्लस में माइनस में? प्लस में। सुनो भाई, मैंने देखो क्या लिखवाया है वो समझ जाओ। पहला मैंने जो लिखवाया है ना, वो मतलब पहले इंग्लिश में जो लाइन लिखवाई है वो मैं लिखा फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि हमारे देश के लोगों के द्वारा, जो मतलब नॉर्मल रेसिडेंट है ना, उन सब के द्वारा दूसरे देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उससे जो पैसे कमाए हैं। कितने कमाए वो? 1 लाख, ठीक है। ये ना भाई, जो पहला मेरे पास है, मेरे पास यहाँ पे है 1 लाख, ठीक है। और फिर दूसरा मेरे पास क्या है, जो अदर कंट्री के जो लोग हैं, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, ठीक, जिसको हिंदी में बोला गया है भाई गैर निवासियों को प्रदान की गई कारक आय। वो कितना है मेरे पास? 80,000 है भाई। देखो, ये वो पैसे हैं, यहाँ देख जाओ, ये वो पैसे हैं जो हमारे देश के लोग दूसरे देश से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कमा के लेके आए हैं, ठीक है। तो इस पैसे को अपने देश में ऐड करेंगे, और ये वो पैसे हैं जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ से कमा के ले गए, तो इसको माइनस कर देंगे। बात इतना लगी? तो नफिया कैसे आएगा? 1 लाख माइनस 80,000 आ गया भाई 20,000। कोई दिक्कत है इसमें? क्या करेंगे इस नफिया का भाई? क्या लिख दिया मैंने? मैं बोलते और नहीं हो यार। हाँ भाई बताओ, इस 20,000 का हम क्या करेंगे? अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे आया तो लेस कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है। अगर हमें घरेलू से, सुन जाओ,
क्या हुआ? मैंने लेस कहा था। सुनो भाई, मेरे पास है कि जो डोमेस्टिक है, मतलब कि देखो, अगर कभी घरेलू से हमें राष्ट्रीय पे पहुंचना है ना, तो हम इस नफ़िया को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और अगर राष्ट्रीय से घरेलू पे आना है तो ठीक है, माइनस कर देंगे। ये बातें तो लग गई। मैं इसमें तो मैं बहुत सारे केस दे सकता हूँ, मैं 3 केस दे सकता हूँ, पता ना। एक तो मैं दोनों को बराबर कर दूंगा। देखो ये पहला केस ये हो गया। दूसरे में पहले को मैं दे दूंगा 1 लाख मेरे पास है, और दूसरा मेरे पास 1 लाख होगा। ठीक है, ये बातें तो लगी। तीसरा केस क्या होगा मेरे पास, मैं पहले वाले को मान लो 4 लाख कर दे रहा हूँ, और दूसरे वाले को मान लो 5 लाख। कर सकता हूँ ना ऐसा? निकाल लोगे। इसमें कितना आ जाएगा भाई, नफिया 0 आएगा। इसमें नफा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 लाख। ठीक है, ये बातें तो लगी। इसमें दिक्कत है किसी को? इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई? अगर जो इसमें अटका ना, फिर बताऊंगा उसमें, टेस्ट में बता, टेस्ट के बाद बताऊंगा। चलो एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ये सबको पता लग गया क्या करना है इसमें? नफे के बारे में सबको पता है? फिर भाई अगली बात करते हैं हम टैक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट का मेरे पास टैक्स, जिसको हम कर बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास होता ऐसा है कि टैक्स की हम बात करते हैं। टैक्स सबसे पहले समझो उसका बेस क्या होता है। मैं तुम्हें क्या बताया था, मान लो मैं एक किसी फैक्ट्री में कोई मेरी एक फैक्ट्री है, ठीक, उस फैक्ट्री में मैं सामान बनाता हूँ। ठीक, सामान बनाने में मेरे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? सिर्फ मेरे उत्पादन के 4 कारक लगते हैं, पता होगा सबको। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम। ठीक है, ये बातें बताया ना। तो इन चारों के लगाने के बाद जो मेरा सामान है वो बन गया 10,000 रुपये का। ठीक है, अब भाई सरकार अगर टैक्स नहीं लेगी हमसे, सरकार भूखी मरेगी। ठीक है, तो सरकार क्या करती है भाई, वो हम पे चार्ज करेगी टैक्स। ठीक, टैक्स चार्ज करने पे क्या होगा, टैक्स चार्ज करते ही जो मेरे जो प्रोडक्ट है मेरा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, टैक्स लगाते ही जो मेरा उत्पाद है उसकी कीमत क्या हो जाएगी। हाँ भाई सूरज, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। रिवाइज किया था घर पे? और कौन कौन बोला बढ़ जाएगी? और कौन कौन बोला बढ़ जाएगी? तुम्हें बोल रहे हो तुम? बढ़ जाएगी? पता नहीं, तुम क्या बोल रहे हो? बढ़ जाएगी। अच्छा जी, हाँ भाई बढ़ जाएगी। तुम क्लास के बाद बोलो, भाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ सुनो, तो 1,000 रुपये का टैक्स लगा दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 11,000 रुपये। भाई थोड़ा कॉन्फिडेंस से करो, कम से कम बेइज्जती मत कराना। बाहर जाके वो पूरा मना कर रहा है, पूरा मुकर गया मेरे कंसेप्ट से कि नहीं भाई आपने पढ़ाया नहीं ऐसा कुछ। बेइज्जती कराओगे बाहर जाके, कहाँ पढ़ते हो तुम? मैं तुम बताओ ना कि हमारे भैया सीए कर रहे हैं, तो बोलेंगे क्या सीए कर रहे हो वो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हमारी बेइज्जती होगी। सुनो भाई, 1 लाख है ये बातें पता लगी। 11,000 है ये। ठीक है, जाओ। नहीं तुम सबके ना वो फेस का एक्सप्रेशन देख के ना दिमाग खराब होता है। तो ये 11,000 के बारे में पता लगा। टैक्स क्या करता है भाई, हमारे प्राइस को बढ़ा देता है। ठीक है, ये बातें पता लगी। इसका मतलब क्या, टैक्स तो हमेशा ऐड होगा ना। ठीक, हम दूसरी बात करते हैं भाई सब्सिडी के बारे में। सुनो, सब्सिडी, अनुदान, सबको पता है इसके बारे में। ठीक है, जो मेरे पास सब्सिडी है, जो मेरे पास अनुदान है, भाई पता है रिवाइज हो रहा है सारा, और कुछ नहीं है। तो सब्सिडी है, जो मेरे पास अनुदान है, क्या होता है मेरे पास,
भाई कुछ कुछ चीज़ें हमारे पास क्या है कि जो सबके लिए नेसेसरी है, कुछ कुछ चीज़ें जो सबके लिए नेसेसरी हैं, वो क्या है कि भाई सरकार क्या करती है, सरकार चाहती है कि वो चीज़ सबको मिले। जैसे मान लो दूध हो गया, दूध पता है कब से चल रहा है, वाइट रिवॉल्यूशन पता है, श्वेत क्रांति पता है, ठीक है, उसमें क्या है कि दूध के उत्पादन से था। अब देखो भाई जब से वाइट रिवॉल्यूशन चला है ना, उस टाइम से मतलब कि होता है ऐसा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, मतलब कि एक हर एक देश की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे मान लो दुबई है, दुबई में मतलब कि बोला जाता है कि अभी भी ना दिरहम बोलते हैं शायद, 10 दिरहम में इंसान को पेट भर के खाना मिल जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। मतलब 10 रुपये 10 दिरहम होती है वहाँ की, ठीक है, ये बोलते हैं पेट भर के खाना मिलेगा उसे, ठीक। जब तक वो दुबई चलेगा ना तब तक ऐसा है, स्टार्टिंग से ही है, ठीक है। तो अब भाई वैसे हमारे देश में है कि दूध या फिर मान लो कोई सी इम्पोर्टेंट दवाई, तो इन सब पे गवर्नमेंट क्या करती है भाई, सब्सिडी देती है, ठीक। एक्चुअल में ना अगर तुम यहाँ किसी गाय भैंस वाले के पास ना दूध लेने जाना, ठीक है, जो मतलब कि जो जिनकी जो नॉर्मल डेयरी होती है ना, जो खुद की भैंस या खुद की गाय रखते हैं, तो उनके पास तुम जाना, ठीक है, तुम भाई पूरा पूरा देखोगे वो तुमसे कम से कम ना 80 रुपये पर लीटर चार्ज करते हैं। ऐसे ही होता है, 80 रुपये पर लीटर चार्ज होता है। महंगा किसका, गाय का महंगा, भैंस का महंगा है? भैंस का महंगा है। बकरी, अरे नहीं, हाँ वैसे बकरी का 1000 रुपये किलो लीटर है। सुनो यहाँ सुनो भाई, यहाँ देख जाओ, तो मैंने क्या बताया कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी क्यों दी जाती है भाई। देखो अगर ना तुम सबने कंसेप्ट समझा होगा ना, तुम भूलोगे नहीं। रट्टे मार के बैठोगे ना, मैं भूल जाओगे, आराम से, कुछ नहीं है। मेरे टाइम पे मेरे टीचर ने रट्टे लगवाए थे, अगर उन्होंने वीडियो देख ली ना तो कॉल मारेंगे मेरे पे। सुनो, तो सब्सिडी क्या है मेरे पास, सब्सिडी जो मेरे पास है वो इस तरीके से होगी कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है, हेल्प करती है। जो चीज़ बहुत महंगी है उसको सस्ता करने के लिए ना वो पैसा देती है कंपनी को कि भाई तुम इस चीज़ को सस्ता करो, ठीक है। सस्ता इसलिए करो ताकि जो जितने भी कंज्यूमर हैं वो उनका बेनिफिट ले पाए। अच्छा जैसे मान लो कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन जो बाहर से मंगवाई गई ना, जो कोरोना की वैक्सीन बाहर से मंगवाई गई है, सरकार ने उस पर 100% सब्सिडी दी है, फ्री लगी है तुम सबको। एक एक डोज 700 रुपये की है, लगवाया जाना कभी प्राइवेट में, ठीक है। अब बूस्टर के बारे में पता लगा, बूस्टर लगवाना कितने शहर ना 6000 समथिंग कुछ की है, ठीक है, कितने की है, 6300 समथिंग। यहाँ देखो, तो यहाँ देखो सब्सिडी के बारे में पता लगा। सब्सिडी क्यों दी जाती है, ताकि जो हाई प्राइस है मेरे पास, ये जो 11,000 रुपये मेरे पास मान लो है, इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। मान लो भाई 500 रुपये कर दिया, तो कितने का आ गया मेरे पास यहाँ पे, 10,500, ठीक है। तो मैं सब्सिडी के बारे में पता लग गया। हाँ भाई, इसके बारे में पहले पता लगा कि होता क्या है। अब मैं तुम्हें इसका इफेक्ट बता रहा हूँ। कभी भी अगर टैक्स में से, यहाँ देखो भाई, तुम्हें समझना है अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, क्या समझना है, अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स समझना है। इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर। भाई कभी भी टैक्स में से अगर सब्सिडी को माइनस कर दे, कर में से अगर अनुदान को माइनस कर दिया जाता है, तो जो तुम्हारे पास अमाउंट निकल के आता है ना, वो तुम्हारे पास होता है अप्रत्यक्ष कर। बात समझ में आ गई, इसमें दिक्कत तो नहीं है। मैंने बोला टैक्स में से सब्सिडी को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है, कर में से अनुदान को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या निकल के आएगा भाई, इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आएगा। इनडायरेक्ट टैक्स का यूज कहाँ पे किया जाता है, कभी भी अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है। कहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे, ऐड कर दो इसमें इनडायरेक्ट टैक्स। बातें तो लगी, आप प्रत्यक्ष कर को इसमें प्लस कर दो, आप प्रत्यक्ष को प्लस कर दिया। और अगर इसका उल्टा होगा तो मार्केट प्राइस से हमें जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो मेरे पास अप्रत्यक्ष कर है, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। अब सुनो, इसका अल्टरनेटिव, इन केस तुम्हारे पास दोनों में से कुछ एक आइटम आता है। देखो ये तो पहले मैंने बता दिया
सबको पता टैक्स को ऐड करते हैं, सब्सिडी माइनस करते हैं, कर को प्लस करते हैं और जो अनुदान है उसे माइनस करते हैं। अगर तुम्हारे पास इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, बस में आ रही है, मान लो तुम्हारे पास इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सिर्फ टैक्स लिखा हुआ है, कुछ मत करना, नॉर्मल प्लस कर देना, ठीक है, टैक्स को नॉर्मल प्लस करना। अगर ये तुम्हारे पास लिखा हुआ नहीं आता है, थोड़ा सा फोकस कर जाओ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष का लिखा हुआ नहीं आता है तो या तो टैक्स लिखा हुआ आएगा, ठीक है, और हो सकता है सब्सिडी भी दे दे। अगर टैक्स लिखा होगा प्लस कर देना, फैक्टर कॉस्ट है मार्केट पे जाने के लिए, और सब्सिडी को माइनस, ठीक है, ये बातें तो लगी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। किसी के मन में ये सवाल आ रहा है सिर्फ सब्सिडी सब्सिडी हुई फिर क्या होगा? किसी के मन में सवाल आ रहा है सिर्फ सब्सिडी हुई क्या होगा? होगा ही नहीं। फिर कॉमन सेंस काम करा थोड़ा बहुत तो, क्यों सरकार अब तक ना कमाती कुछ देती नहीं है। अब यहाँ देखो, अरे यार वो अलग चीज़ है। यहाँ सुनो, अब उल्टा जाना है तो हमें टैक्स को यहाँ पे माइनस और सब्सिडी को प्लस, ठीक है भाई, कर और अनुदान, ठीक है भाई। अब ना मुझे देखो इस टॉपिक में तो मुझे किसी को कोई डाउट नहीं चाहिए, जो था तो सारा बता दे। फिर भी अगर किसी के डाउट होते हैं तो संडे को ले जाएंगे उसके डाउट, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तुम्हारे बुक में जहाँ तक क्वेश्चन हो सकते हैं, अगर हुए तो अच्छी बात है, वरना एक ना जो भी लैपटॉप पर जो क्लास चलेगी वो बाकी देख लूँगा, ठीक है। कल उसे नोट डाउन एक बार।